हाय नमस्कार। गुड इवनिंग सभी मेरे डिप्लोमा होल्डर फ्रेंड, बी होल्डर, एमटेक वगैरह जो भी है सभी को मेरा नमस्कार। और जो जॉब में है, जो जॉब में जाने वाले उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड इवनिंग। और आज का जो एक वीडियो है ये एक्चुअल में शेड्यूल वीडियो रखा था। ये एक क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले एक ने रेस किया है, मिस्टर विनीत राम करके। उन्होंने मतलब इंजीनियरिंग की जो जॉब्स होते हैं उसमें किस तरीके से हाइक्स होती है, प्रमोशंस होती है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जॉब कैसा होता है इंडस्ट्रीज़ में। और स्पेशली उन्होंने शायद JSW कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चन रेस किया था, बट आई विल नॉट dedicating this discussion only for JSW. This shall be applicable for all types of industry where electronics engineer are working, and what is their job description, how training is performed, what is the hikes ratio, promotions, and what will be the incentive and salary. This all things shall be discussed here in my video. So स्टार्ट करता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये सभी एक इंजीनियरिंग की स्पेशलाइज्ड डिग्रियाँ जो होती है ना, ये स्पेशलाइज काम करने के लिए ही होता है। उसमें ऐसा नहीं कि हाँ कोई कोई चलो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स रहते हैं जो मल्टीपल स्किलिंग हो जाते हैं, मल्टीपल नॉलेज उनको गेन करना अच्छा लगता है, तो वो लोग वो मल्टीपल नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। अब जैसे मैं मैकेनिकल हूँ बट मैं इलेक्ट्रिकल में कभी इंटरेस्ट लेता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत लिया हूँ, थोड़ा बहुत काम भी कर लेता हूँ, बट नॉट एट पार, उतना भी नहीं। ठीक है, सिविल का हो गया मुझे नॉलेज, क्योंकि मैकेनिकल में बहुत सारे सिलेबस सिविल से मिलते जुलते, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर स्ट्रक्चर डिज़ाइन वगैरह सब थे, तो चलो वो सिविल का काम मेरे लिए थोड़ा सा इजी पड़ता है। बट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ हद तक कर लेता हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन भी कुछ हद तक समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से मल्टी स्किलिंग होते हैं और आप सीख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जॉब में। परफॉर्मेंस इवेल्यूशन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, सैलरी रिवीजन आपका साल में एक ही बार होता है। कहने का मतलब क्या रहता है कि अभी जैसे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज मैंने सुनी है, अहमदाबाद में एक दो कंपनियां थी जो कि हेल्थ केयर की हैं, वहाँ पर वो लोग सैलरी रिवीजन 2 बार करते हैं 6-6 महीने में। एक बार 6 महीने में आपको सपोज करो 6 to 7% हाइक दिया, नेक्स्ट 6 मंथ में वापस से 6 to 7% दिया, एग्जाम्पल। तो साल में कितना हो गया आपका, 14 से 15% हो गया। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली आपको वंस इन ईयर देंगे 15%, वो आपका हो गया। बट लेकिन ये जो परसेंटेज है सैलरी हाइक का, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, सेक्टर, IT और कोर सेक्टर है, मिक्स सेंटर है, FMCG है, हेल्थ केयर है, सभी जगहों पर ये आंकड़े अलग अलग है। देयर इज ए नो एनी फिक्स रेशनल फॉर दिस थिंग्स। एवरी सेक्टर दे हैव देयर ओन सैलरी स्ट्रक्चर, ओन रिवीजन, ओन प्रमोशन मेथोडोलॉजी। अब कोई अगर ये असमंजस रखेंगे, जैसे आप सभी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो लोग जॉब में भविष्य में जाने वाले हैं, उनके लिए मैं भी इसे क्लियर कट बोल देता हूँ, कोई भी क्राइटेरिया कहीं पर फिक्स नहीं है, कोई भी रेशनल नहीं है। दिस आर नॉट अ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर भारत सरकार होती है जो पूरे भारत का कंट्रोल करती है, तो वो जो वेजेस फिक्स रखते हैं ऑल इंडिया अप्लीकेबल होगा, बट उसमें भी उनका चेंजेस होता रहता है। सिटी का, अगर सिटी में कोई डिप्यूटेशन है किसी गवर्नमेंट अधिकारी का, तो उसका पे स्केल, पे स्लैब, वेजेस, इंसेंटिव, HRA वगैरह सब डिफरेंट रहेंगे। टाउन में रहेगा तो उसका डिफरेंट रहेगा। तो इसी तरीके से जो भी प्राइवेट सेक्टर है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर है, तो वहाँ पर सबके पे स्केल अलग अलग है। इसके लिए उसके लिए कभी भी आप कोई भी कंपैरिजन, कोई भी रेशनल, कोई भी सेल्फ थिंकिंग ना रखें उसके लिए। एवरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज और जो भी फर्म्स हैं, सभी का अपना ओन सैलरी स्ट्रक्चर है, ओन उनका प्रमोशन मेथडोलॉजी है, उनका खुद का पॉलिसी है, खुद का रिवीजन स्ट्रक्चर है, वो आपको कितना परसेंट आपको हाइक देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं किसी स्पेसिफिक का लेकर के आपको मैं कोई नॉलेज शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो नन ऑफ यूज़ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब अगर मैं स्पेशली मेरे हेल्थ केयर की बात करूं, तो हेल्थ केयर में क्या है कि अब ये सिस्टम हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ केयर में ये स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, बट ये कॉमन भी है कई जगहों पर। अभी होता क्या है कि हेल्थ केयर में जैसे जो लोग ज़्यादा बड़ी पोस्ट में, जैसे जिनकी सैलरी सपोज 50 लाख है, 70 लाख है, 80 लाख है, 90 लाख है, या 1 करोड़ है, तो उनको अगर इंडस्ट्री अगर 6 से 7% भी देती है, तो आप सोच लो उनका हाइक कितना हो गया सैलरी का।
लेकिन अब जिसकी सैलरी साल का 5 लाख रुपया, अगर उसको भी 7% कंपनी देगी तो उसका ईयरली इंक्रीमेंट कितना हुआ? 35,000। तो वो उसके लिए मैटर नहीं करेगा। तो जब आपका सैलरी का जो बैंड है अगर वो कम है तो वो परसेंटेज कंपनी मोस्टली ज़्यादा रखती है। अब जैसे मुझे भी जो सैलरी स्ट्रक्चर जो मेरे एम्प्लॉइयों के लिए रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, जो 2 से 3 लाख या 4 लाख वाले हैं तो उनका परसेंटेज थोड़ा मैं ज़्यादा रखता हूँ, 15, 16, 17, 18 तक भी रख देता हूँ, किसी किसी का 20 भी रख देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो 3 लाख वाला है उसको मैं 20% दूंगा तो 60,000 साल का बढ़ा, यानी महीने का कितना बढ़ा? 5,000 रुपये बढ़ा। अब लेकिन उसमें अगर मान लीजिए किसी का 10 से 15 लाख, 15 लाख वाला कोई है, अब 15 लाख वाले को मैं 20%, 25% नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना बजट अवेलेबल नहीं रहेगा ना। तो अगर मान लीजिए मैं 20 लाख वाले को अगर मैं 20% दूं तो कितना हो गया? 4 लैक्स, यानी साल का कितना हुआ उसको? 12 चौक 48, मतलब चलो 35,000 मंथली बढ़ा। ये मैं एक हाथ किसी को दे सकता हूँ, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस वाला रहेगा तो मैं दे भी सकता हूँ। नहीं तो मेरे पास क्या रहेगा? बाउंडेशन की मुझे डिवाइड करना है उसको। अब सैलरी हाइक इसलिए देखो ये जो मैंने एग्जांपल दी इसलिए दिया कि इसको पकड़ करके आप मत चलो, कोई भी असमंजस मत रखो। आपको जो जॉब लेनी है आप वही सेक्टर ढूंढो जहाँ पे सैलरी ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। उसको आपको मार्केट सर्च करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना होगा, लोगों से आपको कांटेक्ट करना होगा, तो ही आपको पता चलेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो फर्म कितना सैलरी देती है, कितना हाइक्स देती है, उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैसे होता है और स्ट्रक्चर उनका कैसे रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हर सेक्टर, हर इंडस्ट्रीज का अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे मैं कोई आपको परफेक्ट आंसर नहीं दे। परफेक्ट इन द सेंस मैं जो बताऊंगा परफेक्ट है, लेकिन वो मेरे नज़रिए से है। बट अगर कोई सपोज करो महिंद्रा एंड महिंद्रा है ऑटोमोबाइल में, उनका सैलरी स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, टाटा का सैलरी स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। तो इस तरह से एल का सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा भी है लेकिन वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उनका जॉब वर्क, जॉब रोल बहुत ज़्यादा होता है, हैविली स्ट्रेस्ड जॉब है वो एल की। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, ये सभी चीज़ों को क्राइटेरिया में रखता है कि वो उनके एम्प्लॉय को जॉब कल्चर कैसा दे रहा है। अब जिनका जॉब कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत रिलैक्स जॉब है, स्ट्रेस फ्री जॉब है, तो मैनेजमेंट को पता है कि मैं इनको ये चीज़ दे रहा हूँ तो सैलरी में ज़्यादा बेनिफिट उठाने के लिए वो नहीं देने वाले हैं। रही बात आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में आपको भी पता है कि वहाँ 100 एम्प्लॉय में सिर्फ 5 या 6 ही क्रीम आदमी होते हैं जो उनके लिए वैल्यूबल है, बाकी तो खाली थोड़े 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 काम के लिए रहते हैं। तो आईटी में जो हाइक्स होती है वो गिनती में 100 लोगों में सिर्फ 5 या 6 लोगों का हाइक होता है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बाकी सब ऐसे ही डमाडोल ही चलते रहते हैं, जॉब बदलते रहेंगे, काम चलता रहेगा उनको। तो वो एग्जाम्पल को कभी भी बेंचमार्क मत बनाओ कि आईटी में सैलरी बहुत ज़्यादा है। आईटी में सैलरी ज़्यादा है लेकिन 100 में सिर्फ 5 या 6 लोगों का, सबका नहीं है, आप जाके मार्केट में देख सकते हो। रही बात इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में एवरेज सबका एक मतलब मेंटेन रहता है, हल्के वेव रहते हैं, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 30, लेकिन वो पोस्ट वाइज होगा। अब जनरल मैनेजर है उसकी सैलरी 1 करोड़ होगी, और जो जूनियर इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, तो सैलरी का बैंड भी उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। अब ये कोई कहे कि आते से ही ज्वाइन हो गए, वो अलग बात है कि जो दुनिया में ग्लोबल में बहुत बड़े ग्रुप हैं जो वर्ल्ड के टॉप 10, टॉप 20 में है, चलो भाई उनका माना कि वो कैंपस सिलेक्शन करेंगे तो बहुत अच्छी सैलरी ऑफर कर देते हैं लोगों को। बट उसकी कंसिस्टेंसी कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही है, ना कि वो स्ट्रक्चर सभी एम्प्लॉइयों के लिए रहेगा, कभी नहीं होने वाला है। आप चाहे तो भविष्य में आप जॉब में जाओ, आपको खुद देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सैलरी का स्ट्रक्चर, प्रमोशंस, परफॉर्मेंस, ये आपके इन सारे पैरामीटरों को कंसिडर होता है। इसके लिए कोई रेशनल मत पकड़ो, बस बेस्ट वे में एक ही सजेशन दूंगा कि आप अच्छी इंडस्ट्री कैच कीजिए जहाँ का कल्चर अच्छा हो, जॉब अच्छी हो, सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा हो, और ये आपको खुद करना होगा। मैं हर एक इंडस्ट्री के बारे में आपको नहीं बता पाऊँगा कि उनका सैलरी स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ये कोई ओपन नहीं है कि गूगल में गए और मिल गया आपको, नहीं होता ये, मोस्टली तो नहीं मिलेगा आपको कहीं। कोई भी कंपनी अपना सैलरी स्ट्रक्चर, अपना बैंड कहीं भी ओपन नहीं रखती है, सिवाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के अलावा। उनके जो फिक्स वेजेस हैं, एचआरए हैं, इंसेंटिव्स हैं, जो भी अलाउंसेस हैं, वो उनके फिक्स रहते हैं, तो ऑल इंडिया वो पता चल जाता है, क्योंकि वो उनके जब वो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब निकालते हैं तो वो लोग सैलरी बैंड वहाँ पर अवेलेबल कर देते हैं। बट वो भी मैटर करेगा सिटी टू सिटी और टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज, और स्टेट वाइज भी अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के। तो ये सब वेरिएबल है, कहीं फिक्स नहीं है, कोई रेशनल नहीं है, ठीक है।
तो इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे इससे ज़्यादा। और दूसरी बात रही प्रमोशंस की, तो हर इंडस्ट्री का अपना अपना प्रमोशन क्राइटेरिया। कुछ कंपनियों में, इंडस्ट्रीज़ में लोग 4-4 5-5 साल जॉब करते हैं तब प्रमोशन मिलता है, कुछ कंपनियों में साल 2 साल में प्रमोशन मिल जाता है। बट इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, योर आपका कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना मैटर कर रहा है उसके ऊपर है। कुछ जगहों पे एक फिक्स क्राइटेरिया ऐसे रख दिया जाता है कि आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, बट 3 साल उनका मिनिमम क्राइटेरिया, 3 साल होने के बाद ही आपके बारे में सोचा जाएगा प्रमोशन के लिए। इंक्रीमेंट आपको हर साल मिल जाएगा, जो भी सैलरी बढ़ाना होगा, जो उनका स्ट्रक्चर होगा, आपको बढ़ा देंगे उतना परसेंट। बट प्रमोशन की मेथोडोलॉजी फिक्स कर देते वो लोग। अब एग्जिस्टिंग जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर फिक्स है कि 4 ईयर्स तक आपको प्रमोशन नहीं मिलना है, जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी मैं कितना भी बेस्ट कर लूँ, कितना भी अच्छा कर लूँ, बट 3 to 4 ईयर्स तक कुछ प्रमोशन नहीं होगा। हाँ, इंक्रीमेंट ज़्यादा मिल जाएगा, 15% मिल जाएगा मुझे, या 12 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, वो एक अलग चीज़ है मेरे परफॉर्मेंस पे। बट प्रमोशन 3 साल बाद ही मिलना है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी अच्छा कर लूँ। रही बात विनीत राम जी, मिस्टर विनीत राम ने जो क्वेश्चन किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का प्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का प्रोफाइल क्या होता है, वो मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 10 मिनट कवर हो गए इतने से डिस्कशन में। तो मैं वो पोर्टफोलियो के लिए उनको अलग से, विनीत राम जी को मैं अलग से एक वीडियो बना करके शेयर कर दूंगा आपको। अब यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस था यही था, जो कि कईयों के मन में क्वेश्चन रहेगा, कईयों के मन में रहेगा। तो मेरे सभी डियर जितने भी व्यूवर्स हैं, एक ही चीज़ फंडा वापस से मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑल इंडिया में कोई भी सैलरी स्ट्रक्चर, कोई भी बैंड, कोई भी प्रमोशन मेथोडोलॉजी, कोई भी सैलरी पैकेज कहीं भी फिक्स रेशनल नहीं है। ऑल आर वेरिएबल, डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, उनका ग्रोथ कितना है, उनकी इनकम कितनी हो रही है, कितना उनका टर्नओवर हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है, कितना नफ़ा तोटा घाटा सब उनका है, वो उसके बेस पे ही सैलरी रिवीजन करेंगे। और हर साल आपकी सैलरी रिवीजन होती है, तो हर साल कंपनी अपने प्रोडक्ट का देखो प्राइस बढ़ाती भी रहती है, क्योंकि प्राइस बढ़ाएगी प्रोडक्ट की तो ही आपको दे पाएगी। अगर आज कंपनी कोई प्रोडक्ट 10 रुपये में बेच रही है, अगले साल भी 10 रुपये में 10 प्रोडक्ट बेच रही है, तो आपकी सैलरी कहाँ से बढ़ेगी, सवाल ही नहीं उठता। तो वो 10 रुपये, उस प्रोडक्ट का 10 से 11 रुपये कॉस्ट करेगा, तो 1 लाख प्रोडक्ट बेचेगा, तब जाके उसको कहीं मार्जिनल पैसा मिलेगा। तो कुछ अपने पॉकेट में भी तो डालेगी इंडस्ट्री, अपने पॉकेट में डालने के बाद जो बचेगा वो आप में रोटेट कर दिया जाएगा। और जो सैलरी रिवीजन होती है उसका मैं क्राइटेरिया और एक बता देता हूँ। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, परफॉर्मेंस रेटिंग बना लेगी। हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रेटिंग होता है कि आउट ऑफ 5 मैंने किसी को 4 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 2 दिया। तो इस रेटिंग के हिसाब से उसको सेट किया जाता है। और जब पूरे प्लांट का जब सेट हो जाता है, कि मतलब सपोज करो कि 5 आउट ऑफ 5 में 200 एम्प्लॉय में सिर्फ 10 लोग हैं, तो वो ए ग्रेड में चले गए। तो ए ग्रेड में सपोज करो मैंने परसेंट फिक्स किया कि 20% इनको मिलना चाहिए एग्जिस्टिंग सैलरी के हिसाब से। बी ग्रेड में जितने लोग आए, सपोज करो बी ग्रेड में 80 लोग आए, तो 80 लोगों के हिसाब से फिर वो बैंड फिक्स होगा। सी ग्रेड में सपोज करो 50 एम्प्लॉय आए, तो उनकी इवोल्यूशन की जाती है। फिर डी ग्रेड में सपोज करो 10 से 20 एम्प्लॉय है। तो इस तरह से ABCD ग्रेडिंग करने के बाद उसको बेल कर्व में हम लोग सेट करते हैं। बेल कर्व आपने अगर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं। तो बेल कर्व में उसको सेट करते हैं हम लोग। सेट करने के बाद फिर मैनेजमेंट, जो इंडस्ट्री की हायर मैनेजमेंट है, वो हमको एक बजट देते हैं। बजट कैसे देते हैं, सपोज वो बोलेंगे कि चलो मैं पर्टिकुलर इस साइट पे, इस लोकेशन की जो इंडस्ट्री है मेरी, मैं वहाँ पे इस साल इंक्रीमेंट यानी सैलरी रिवीजन के लिए मैं 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ। अब वो 2 करोड़ रुपया दे देंगे, उनको ये मतलब नहीं कि किसी एम्प्लॉय को क्या देना है, वो साइट वाले देखेंगे, प्लांट हेड, वहाँ के जो हेड HODs हैं, सभी HR हेड रहेगा, वो सभी मिल करके डिसाइड करते हैं कि अब 2 करोड़ का बजट तो मिल गया। अब 2 करोड़ के लिए वही बेल कर्व हमको हेल्प करता है ABCD, कि ए ग्रेड में कितने लोग बैठे हैं, तो ए ग्रेड में हमको इतने परसेंटेज देंगे तो इतना पैसा ए ग्रेड वालों को चला जाएगा। बी ग्रेड में फिर पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ इतने एम्प्लॉय हैं तो इतना इतना हम डिवाइड करेंगे, तो बी ग्रेड के 80 लोगों को इतना इतना इंक्रीमेंट देना है। सी ग्रेड में इतने एम्प्लॉय हुए, डी ग्रेड में। तो इस तरीके से 2 करोड़ रुपए के बजट को हम लोग सेट करते हैं बेल कर्व में, ज़ीरो उसको कर देते हैं मतलब। इस तरीके से ABCD ग्रेड में डालने के बाद 2 करोड़ रुपए का इवोल्यूशन जब हो जाएगा, तो उस हिसाब से सभी एम्प्लॉयों का फिर इंक्रीमेंट रिवीजन लेटर हम बनाते हैं। और साल में अप्रैल, मई, जून या जो भी साल में एक बार देने का जो टाइम फिक्स रहेगा,
उस टाइम पे वो लेटर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है सैलरी रिवीजन का मेथोडोलॉजी। बट डियर ऑल, परसेंटेज सैलरी का इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सभी का डिफरेंट है। मैं जिस हेल्थ केयर सेक्टर में, जिस इंडस्ट्रीज़ में अभी काम कर रहा हूँ, वहाँ का रेशियो अलग है। पहले मैं जहाँ काम कर रहा था उनका इंक्रीमेंट का रेशियो अलग था, उसके पहले जहाँ था उनका रेशियो अलग था। भविष्य में जिसमें जाऊँगा उनके भी रेशियोज अलग अलग रहेंगे। बहुत सारे मल्टीपल क्राइटेरिया लेकर के ही कंपनी सैलरी रिवीजन करती है, प्रमोशन करती है, हाइक्स देती है। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी टर्मिनोलॉजी, कोई भी रेशनल, कोई भी फिक्स नहीं है। डिपेंड ऑन इंडस्ट्रीज कंडीशन। हो सकता है वो 5% दे, हो सकता है 25% भी दे दे, हो सकता है 20 दे, हो सकता है 30 भी दे दे। तो डिपेंड ऑन फुल्ली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, और आपका परफॉर्मेंस भी मैटर करेगा उसमें। ऐसा नहीं कि सबको, अभी मैं बताया ना कि ABCD 4 ग्रेड बनते हैं ना, तो उसी 4 ग्रेड के हिसाब से पैसा बनता है। सपोज करो मैंने A ग्रेड वाले को 25% टारगेट किया, तो B ग्रेड वालों को कितना करूँगा, सपोज करो 20% किया। C ग्रेड वालों को सपोज करो 15% किया। और जो D ग्रेड में जितने एम्प्लॉय उनको हम 10% मतलब सैलरी हाइक देंगे। तो इस तरीके से ग्रेडिंग करने के बाद बेल कर्व में सेट होना जरूरी है। बेल कर्व में सेट करके ही इंक्रीमेंट और सैलरी रिवीजन जो हमको मैनेजमेंट बजट देती है, हम लोग उस बजट को सेट कर देते हैं बेल कर्व में, तो वो पूरा वहीं से क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अगर रही बात, अगर हम इंडिया लेवल पे देखने जाए तो जो सबसे ज़्यादा पैसा और इनकम के जो क्षेत्र हैं, IT सेक्टर माना, लेकिन वो कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, सभी के लिए नहीं रहेगा। बट अगर आप IT सेक्टर छोड़ करके दूसरे सेक्टर्स में देखने जाओ तो अच्छा जो सैलरी और जो अच्छा इवोल्यूशन मिलता है हेल्थ केयर में तो है। लेकिन हेल्थ केयर में क्या, शुरुआती 5 से 8 साल तक तो सैलरी नॉर्मल ही रहता है, उसके बाद आपका रिवीजन अच्छा मिलता है उसमें। उसमें तब आपकी वैल्यू निर्धारित होती है। स्टार्टिंग के 5-6 साल 8 साल थोड़ा स्ट्रगलिंग जाता है हेल्थ केयर में, उसके बाद अच्छा मिल जाता है। FMCG है, थोड़ा सा स्ट्रांग है, हेल्थ केयर से बेटर पैसा FMCG में है। और अगर आप और बड़े कोर सेक्टर की बात करेंगे, जैसे लार्सन एंड टुब्रो है, इनकी सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी है। ऑल इंडिया पे देखने जाओ, महिंद्रा और महिंद्रा का ठीक है, टाटा का भी ठीक है, कोई बहुत अच्छा नहीं बट बहुत ख़राब भी नहीं, बट ठीक है। रिलायंस में है सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन जॉब का स्ट्रेस और वर्किंग कल्चर बहुत ही डेंजरस है। हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता ऐसे इंडस्ट्रीज़ में। तो ओवरऑल अगर मैं देखने जाऊँ तो पूरा वेव है सबका सैलरी स्ट्रक्चर। वेव समझते हो ना, ऐसा ऐसा ऐसा, किसी का फ्लैट कांस्टेंट बना के किसी ने इंडस्ट्री ने नहीं रखी है। इवन दो आपको मैं एक गुप्त बात और बताता हूँ, एक अंदर की बात। जैसे सपोज करो कोई एक इंडस्ट्री है, उसके 10 यूनिट है ऑल इंडिया, तो अब आप सोचोगे 10 यूनिट में सैलरी स्केल सेम रहेगा, कभी नहीं रखता हो। अब जैसे सिक्किम में प्लांट है तो वहाँ का इकोनॉमिक हिसाब से वहाँ के लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर इंक्रीमेंट अलग रहेगा। दिल्ली में उसका प्लांट है तो वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन देख के सैलरी स्ट्रक्चर अलग रहेगा। बॉम्बे में है तो उसका और हाई रहेगा, क्योंकि उतना खर्चा है, उनकी इकोनॉमी अलग है। अब अगर किसी विलेज में प्लांट है तो वहाँ पे पता है उनको इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, वहाँ का रहना उठना बैठना है, चीप है कैसा है, तो वो सैलरी स्ट्रक्चर एक ही इंडस्ट्री अपने 10 प्लांट में 10 स्केल फिक्स कर देती है। ये एक अंदर की बात अब बता रहा हूँ। तो इसके लिए वो भी नहीं सोचना है कि एक ही इंडस्ट्री का सारा फॉर्मूला, उसके 10 प्लांट ऑल इंडिया में है तो 10 प्लांट में सेम सैलरी स्ट्रक्चर वो कभी नहीं रखता, अलग अलग ही रखता है। मैं भी जिस हेल्थ केयर सेक्टर में हूँ तो उनका बेंगलोर में सैलरी स्ट्रक्चर अलग है, गुजरात में सैलरी स्ट्रक्चर अलग है, और उनका और कहीं प्लांट है तो वहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर सब अलग अलग रखा है। मैं जिस लेवल पर हूँ, जो मेरी सैलरी है, मेरे ही लेवल पे, मेरे ही सेम एजुकेशन, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस पे बेंगलोर के एम्प्लॉय की जो है वहाँ का हेड, उसकी सैलरी अलग है, मेरे में उसके में डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ों का भी फ़र्क पड़ जाता है उसमें ना। तो डियर ऑल, मेरा वही कहना है कि इन सब चीज़ों को आप न करिए। बस बेटर वे कि आप अच्छी इंडस्ट्री, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी फर्म को तलाश करें, उसके बारे में जानें, और मार्केट में ज़्यादा लोगों से आप जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें पता चलेगी। तो उस हिसाब से आपको जॉब ज्वाइन करना, उस हिसाब से आपको सब कुछ देखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से और कोई तो इसमें डिस्कशन नहीं बचा है। ये जो मैंने बताया ये अपना इंडियन माइथोलॉजी बोल लो या एथिक्स बोल लो, यही सैलरी का स्ट्रक्चर है, यही कंडीशन है, यही ऐसी है। अब इसको मैं बहुत अच्छा भी नहीं कह सकता, बहुत ख़राब भी नहीं, लेकिन आने वाले समय में जो न्यू जनरेशन जो इंडस्ट्रीज़ में या जो सेक्टर्स में जाएंगे, बहुत ही सिनेरियो धीरे 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 विकृत होती जा रही, ख़राब होती जा रही है। इसलिए जो जॉब में है
दैट आर वेल गुड। जो जॉब में अभी लगने वाले हैं रिसेंटली उनके लिए भी ठीक है, बट आने वाले 8-10 साल के बाद जो पूरे, जैसे बोलते हैं ना, बेरोजगारी बेरोजगारी, बहुत तकलीफ देने वाली उन सब चीज़ों की। इसके लिए आज से कुछ सालों के बाद जो जनरेशन आएगी, जो पढ़ लिख के निकलेंगे ना, उनके लिए कुछ कहना मतलब आसान नहीं लगता मुझे हर चीज़। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा और कुछ तो डिस्कशन नहीं है मेरे पास। बावजूद अगर कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं मेरे फ्रेंड्स के, मेरे जो डियर स्टूडेंट्स हैं या जो जॉब में हैं या जो जॉब करने वाले हैं, तो आप यूट्यूब में आप वहाँ पे क्वेश्चन रेज कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा और आंसर बता दूँगा। जो भी चीज़ होगा मेरे से बेस्ट एफर्ट मेरा जो रहेगा, मैं आपको सब कुछ हेल्प करूँगा। और जो व्हाट्सअप नंबर मैं शेयर करता हूँ उसको मैं क्या हर दिन तो नहीं अटेंड करता, बट जिनके जो भी क्वेश्चन है मैं वहाँ पे उनको आंसर दे दिया करता हूँ। तो जो 9054661285 जो व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू डियर ऑल। तो आपको जो भी कुछ है आप सवाल कीजिए, जवाब मैं दूंगा, इट्स माय ड्यूटी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मेरे सभी स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में हैं और जो जॉब में हैं, सभी को धन्यवाद। और जो जॉब कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू।